अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहज़ाद है और आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो फॉरेन पॉलिसी जो होती है, खारजा पॉलिसी होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी। द डिसीजंस मेड बाय द गवर्निंग एलिट्स टू रियलाइज इंटरनेशनल गोल्स। जो एक गवर्निंग एलिट्स जो डिसीजन मेकिंग करती है टू रियलाइज इंटरनेशनल गोल्स को रियलाइज करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन पॉलिसी कहते हैं आम जुबान में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा नेशनल इंटरेस्ट होता है, कौमी मफाद होता है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। अब हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर क्या है? पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पावर होती है पार्लियामेंट के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। पार्लियामेंट के बगैर जो है जो मेन डिसीजन मेकिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती। इसकी एग्जांपल हमें मिलती है यमन वार के अंदर 2015 के अंदर जब वो अफवाज को तलब किया गया वहाँ पे, तो हमारे पार्लियामेंट ने उसको इजाज़त नहीं दी। अगर हमारे पार्लियामेंट ने उसकी इजाज़त नहीं दी, उसकी वजह से हमारी अफवाज वहाँ पे नहीं गई। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है यूनिलैटरली फैसला नहीं किया, बल्कि पार्लियामेंट से जो है वो बातचीत की, उनसे डिस्कस किया, वहाँ पे बिल पेश किया गया, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो हमने क्या किया? अफवाज नहीं भेजी। अब हमें बाद में पता चला कि जो हमने अफवाज नहीं भेजी ये हमारे लिए बेनिफिशियल थी ये चीज़ें, क्योंकि जो है वहाँ पे बाद में जो है सऊदी अरेबिया और यमन के जो है यूएस से या इंटरनेशनल फोरम्स पे जो है उससे काफ़ी ज़्यादा उस इन्वेजन को जो है कंडेम किया गया जो सऊदी अरेबिया ने यमन के अंदर किया, यमन क्राइसिस जिसको हम कहते हैं। तो हमारा जो पार्लियामेंट था उस वक्त उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब हम अगर बात करें तो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? एक फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मेशन में जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, मेन फैक्टर्स होते हैं जिनको मद्देनजर रखा जाता है फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मेशन में, तो सबसे पहला जो होता है ज्योग्राफी होती है कि उस मुल्क की ज्योग्राफी क्या है, उसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कि नहीं, उसकी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ कितनी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद है, एक सैंडविच बना हुआ है। इंडिया जो है अफगानिस्तान, ईरान और चाइना के दरमियान सैंडविच बना हुआ है। इस वजह से हमें वार ऑन टेरर लड़ना पड़ा, अफगान वार हमने लड़ी। अब जो अगर हम इकोनॉमिकली बात करें, सी पैक हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है रवां दवा है, उसमें जो है अरेबियन सी तक एक्सेस हम प्रोवाइड करते हैं चाइना को। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए भी है और इसी तरह इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हमें हुए हैं। दहशतगर्दी का हमें सामने है, जैसे कि टीटीपी इन दिनों हमें जो है काफ़ी हद तक डैमेज कर रहा है। तो जियोग्राफी को मद्देनजर रखा जाता है कि पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की जियोग्राफी क्या है, उसके मुताबिक जो है फिर फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मेशन होती है। आगे अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो इकोनॉमी। इकोनॉमी जो होती है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का डायरेक्ट रिलेशन होता है स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी के साथ। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर इकोनॉमिकली आप वीक हैं, आप लोन डिपेंडेंट हैं, आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, महंगाई है, गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ओवर पॉपुलेशन है, जिसका मतलब है कि आप अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फॉरेन पॉलिसी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर अब इन दिनों वही हालात हैं। अब पाकिस्तान अपनी जो फॉरेन पॉलिसी उस तरह जो इंडिपेंडेंटली और स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता बिकॉज ऑफ इट्स वीक इकोनॉमी। थर्ड जो फैक्टर होता है मिलिट्री। उस मुल्क की मिलिट्री कैसी है, उस मुल्क की मिलिट्री जो है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होगी अल्टीमेटली उनकी फॉरेन पॉलिसी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और वो इंडिपेंडेंट होगी। लेकिन अगर मिलिट्री वीक है तो इसका मतलब है कि हमारी डिपेंडेंसी मुख्तलिफ ममालिक पे होगी और जिनका इन्फ्लुएंस होगा हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। अगर मजीद बात करें तो चौथा फैक्टर जो होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो फैक्टर होता है कि उस मुल्क को जो सिक्योरिटी खतरात का मतलब जो है थ्रेट्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इंडिया से, इसके अलावा टीटीपी से थ्रेट्स हैं, अफगानिस्तान की तरफ से जो है दहशतगर्दी का खतरा है, मुख्तलिफ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। तो इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान क्या करेगा? अपनी फॉरेन पॉलिसी को तश्कील देगा कि उन ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाए जो उन्हें काउंटर टेररिज्म में हेल्प कर, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को इंक्रीज करता है, चाइना के साथ बनाता है, ताकि जो है इन तमाम मामलात में जो है जो उनको काउंटर कर सके और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो सिक्योरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पांचवें अगर बात करें जो फैक्टर होता है वो है आइडियोलॉजी, कि उस मुल्क की आइडियोलॉजी क्या है, नजरिए का उस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे जो है वो बना, इसके अंदर जो है पाकिस्तानी मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुकात जो है बढ़ाने के ऊपर जोर दिया गया। तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस और जो है बहुत ज़्यादा असर हमें नजर आता है कि हम जो मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट हमें नजर आता है कि हम इस्लामी ममालिक के साथ जो है अपने ताल्लुकात नहीं बिगाड़ सकते, हम उनके साथ जो है मजबूत से मजबूत ताल्लुकात जो है बनाने की कोशिश करते हैं, इवन कि हमें बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। इसके अलावा जो छठा फैक्टर है कल्चर, उस मुल्क का क्या वो मल्टी कल्चरल है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है या कंजर्वेटिव सोसाइटी है। तो उसके कल्चर का भी उस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मेशन के ऊपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है। इसके अलावा सोशल हार्मनी, अगर उस मुल्क के अंदर डिसहार्मनी है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी अल्टीमेटली वीक होगी, क्योंकि अंदरूनी तौर पर वो क्या होंगे? कमज़ोर हो गए। लेकिन अगर वो सोशल हार्मनी उस मुल्क के अंदर मौजूद है, वो जो मशरती तौर पर हम आहंग हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी स्ट्रॉन्ग वो तश्कील कर सकते हैं। आठवां जो फैक्टर है लीडरशिप, उस मुल्क के अंदर लीडरशिप कैसी है।
लीडरशिप अगर क्रिज्मेटिक कोई लीडर है कि नहीं है, उसके पास विजन है कि नहीं है। अगर उस मुल्क के पास एक अच्छा लीडर है जैसे नेल्सन मंडेला है या कोई और जो गुजर चुके हैं, तो उसके अलावा या कोई क्रिज्मेटिक लीडर है कि नहीं, अगर क्रिज्मेटिक लीडर होगा तो उस मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी अल्टीमेटली अच्छी होगी। लेकिन अगर जो है लीडर जो है वो पैसिमिस्टिक है और अच्छा नहीं है, उसका विजन नहीं है, अल्टीमेटली उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो वीक होगी। तो ये जो है 8 फैक्टर्स हैं जो हमारे किसी भी मुल्क के फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये 8 फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा मीडिया का भी इन्फ्लुएंस होता है कि उस मुल्क का जो मीडिया है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। जो अगर मीडिया जो है कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है तो अल्टीमेटली जो है जो फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मेशन में उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल होता है। अब अगर हम बात करें अप्रोचेस क्या क्या है, तो 4 तरह के मॉडल हैं। एक को कहते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी मॉडल, एक रैशनल चॉइस मॉडल, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, प्लूरलिस्टिक, और चौथा है इडियोसेंक्रेटिक जो मॉडल है। इन 4 मॉडल्स के अंदर जो है रहते हुए जो है हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को तश्कील करते हैं। जो कोई भी मुल्क जो है उनमें से एक जो है मॉडल के तहत अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो बनाता है। वो मॉडल कब अप्लाई होते हैं? फॉर एग्जांपल रैशनल चॉइस थ्योरी कब अप्लाई होती है? रैशनल चॉइस थ्योरी का मतलब होता है कि हम प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव्स को देखते हैं। ये वो मुल्क करते हैं जिनके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हो, सिक्योरिटी खतरात हो, बैलेंस ऑफ पावर को उन्होंने देखना हो, स्ट्रेटेजिक कल्चर हो। तो वो क्या करेंगे, वो रैशनली मतलब जो एक चॉइस करेंगे, वो सोच समझ के मुल्कों के साथ दूसरे ममालिक के साथ अलायंस भी बनाएंगे, किसी ममालिक से कट ऑफ भी करेंगे, ब्लॉक पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं। तो जो रैशनल चॉइस थ्योरी है वहाँ पे होगी। तो पाकिस्तान के अंदर हमें क्या नज़र आती है, रैशनल चॉइस थ्योरी या रैशनल चॉइस मॉडल जो है वो एप्लीकेबल नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, स्ट्रेटेजिक हमें प्रॉब्लम्स हैं, बैलेंस ऑफ पावर का इशू है, क्योंकि इंडिया की तरफ से हमें खतरा है, अफगानिस्तान की तरफ से हमें जो है वो खतरा आते हैं, टीटीपी की तरफ से हमें खतरा आते हैं। तो हमारे मुल्क के ऊपर जो जिस मॉडल के तहत हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं वो रैशनल चॉइस थ्योरी है। दूसरा होता है मॉडल, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो होता है वो उस वक्त होता है जब क्राइसिस नहीं होता, आप स्टेबल होते हैं और उस मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी रिस्क भी नहीं होता, उस मुल्क के अंदर जो है बिजनेस, ट्रेड और इन मामलात को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दी जाती है। फिर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो है उनको मामलात डेलीगेट किए जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो ऐसे इकदाम करते हैं जिससे इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश करे। मजीद ये कि इसकी कंडीशंस क्या होती हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी हो, वहाँ पे मार्केट इकोनॉमी हो, एक्सपेंडेड बिजनेस ट्रेड हो। मतलब इसकी कंडीशंस क्या है कि वो उस मुल्क में ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगी, इस मुल्क के अंदर क्या होगी, लिबरल डेमोक्रेसी होगी, जो है वो फ्री ट्रेड वगैरह होगी, इसके अलावा जो है एक्सपेंडेड बिजनेस ट्रेड होगी। तो ये दूसरा मॉडल है, ये वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे वो स्टेबल इकोनॉमीज है। थर्ड जो होता है उसे कहते हैं प्लूरलिस्टिक मॉडल। प्लूरलिस्टिक मॉडल या रेडिकल जो है मॉडल। रेडिकल मॉडल का मतलब ये कि यहाँ पे फिर एजिटेशन होती है, सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाता है। जिस मुल्क के अंदर जो सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स होती है वो इस मॉडल को यूज़ करते हुए अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं। और चौथा है इडियोसेंक्रेटिक जो है मॉडल है, उसमें जो है एक बंदे का रोल होता है, क्रिज्मेटिक लीडर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल हमारे किसी वक्त हमारे मुल्क में इडियोसिंक्रेटिक मॉडल जो था बहुत एप्लीकेबल था। फॉर एग्जांपल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में वो क्या था, एक क्रिज्मेटिक लीडर था। उसने क्या किया, उसके दौर में हमारी फॉरेन पॉलिसी जो मुस्लिम उम्मा वगैरह कंसेप्ट आया, न्यूक्लियर पावर की तरफ हम उस वक्त गए, FIA वगैरह या मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ इकदाम हुए, रिफॉर्म्स हुई। तो ये जो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो इडियोसिंक्रेटिक मॉडल उसको उस दौर को कहा जा सकता है। इडियोसिंक्रेटिक मॉडल में एक क्रिज्मेटिक लीडर होता है। अब अगर हम इस पूरे को रिवाइज कर लें अपने फिंगर टिप्स पे, अगर इसको हम रीकैप करें तो इस तरह कर सकते हैं कि जो एक डिसीजन है जो बनाते हैं, जो डिसीजन गवर्निंग एलिट्स लेते हैं टू रियलाइज इंटरनेशनल गोल्स, उनको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। सो हमारे मुल्क के अंदर कितने डिटर्मिनेंट्स हैं जो जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट या बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, तो उनमें जो है 8 फैक्टर हैं। ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, मिलिट्री है, सिक्योरिटी है, आइडियोलॉजी है, कल्चर है, सोशल हार्मनी है, लीडरशिप वगैरह जो है फॉरेन पॉलिसी के सेकंड पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, उसके मॉडल्स देखे थे। आज हम बात करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान की कॉन्स्टेंट्स कौन से रहे हैं, कि मतलब वो मुसलसल हमारी फॉरेन पॉलिसी के मेन फैक्टर्स रहे हैं, वो चेंज नहीं हुए। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी कॉन्स्टेंटली प्रो वेस्ट रही है, हमारी कोशिश रही है कि हम वेस्ट के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखें, क्योंकि हमारी, आपको जैसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी उनके ऊपर है, सिक्योरिटी मामलात में हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में या जो वेस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमने कोशिश की कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो
प्रो वेस्ट रहे, मतलब उनके अगेंस्ट ना जाए, उनके साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब ना हो। दूसरा हमारा कॉन्स्टेंट रहा सिक्योरिटी रीजन है, हमने हमेशा सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए जो है अपने फॉरेन पॉलिसी को तश्कील दिया। हमने देखा कि कहाँ पे हमें जो है वो सिक्योरिटी जो है हमारी इंश्योर हो रही है और कहाँ पे हमारी सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, उसके मुताबिक हमने क्या किया, अपने फॉरेन पॉलिसी को तश्कील दिया। इसके अलावा हमारी इंडिया सेंट्रिक थी, हमने ना अपने जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाई इंडिया को देखते हुए बनाई कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, क्योंकि इंडिया से हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इंडिया हमारा बिगेस्ट एनिमी है। तो उसकी जो जिसके साथ ताल्लुकात बढ़ रहे थे उसको हमने काउंटर बैलेंस किया, बैलेंस ऑफ पावर जो था एक, उसको करने की कोशिश की। तो इंडिया सेंट्रिक हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी रही, उसके अंदर ये कांस्टेंट रहा। इसके अलावा जो है फॉरेन लोन्स के ऊपर, फॉरेन लार्जेस्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट रहे। हमने देखा कि जो है हम कैसे वो बेल्स मुख्तलिफ जो हैं उनको इंश्योर कर सकते हैं, जैसे बेल आउट पैकेजेस जिनको कहते हैं। अभी भी IMF के बेल आउट पैकेजेस के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, और उसके लिए जो है वो हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरह के जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो, जैसे इन्फ्लेशन अभी हमें ज़्यादा नज़र आ रही है, सब्सिडीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, एनर्जी की प्राइसेस ज़्यादा हो चुकी हैं, कि मकसद ये है कि हमें जो फ़ॉरेन लोन मिल जाए। तो हम क्या है कि हमारे फ़ॉरेन लोन्स को भी हमने मद्देनज़र रखते हुए अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को तश्कील दी। इसके अलावा जो है प्रोन टू मुस्लिम वर्ल्ड, हमने मुस्लिम वर्ल्ड को हमेशा मद्देनज़र रखा। हमने जो है मुस्लिम जो कंट्रीज़ के इशूज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ जो है ताल्लुकात बढ़ाए, या उनके साथ जो है हमने ताल्लुकात जो है कम किए। तो हम हमारे मुस्लिम ममालिक के साथ क्या है, बरादराना ताल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे कि मेंशन है उसको फ़ौक़ियत दी गई। तो हमारे ये जो 5 कॉन्स्टेंट्स रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, कि प्रो वेस्ट थी, सिक्योरिटी रीजन, और इंडिया सेंट्रिक और डिपेंडेंट ऑन फॉरेन लोन्स, और मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर जो है हम प्रोन टू मुस्लिम वर्ल्ड थे, हम उनकी बात हमें जो है अल्टीमेटली मानना पड़ती थी मुख्तलिफ जब हमने फॉरेन पॉलिसी जो है जो फॉर्मेशन की, जब भी मुख्तलिफ अदवार में, तो हमें उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो है फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ी। अभी भी ऐसे ही है। अगर हम हिस्टोरिकल एनालिसिस देखेंगे हमारे जब से पाकिस्तान बना है तब से, अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखें तो कैसे कैसे जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है। अगर हम फ़ेज़ 1 की बात करें, फ़ेज़ 1 में जो है 1947 से लेके 52 तक हमारे जो थे नॉन अलाइंड ईयर्स थे, मतलब हमने किसी के साथ जो है ब्लॉक नहीं बनाया था, नॉन मतलब हम किसी ब्लॉक या ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं थे, नॉन अलाइंड ईयर्स थे। 1953 से 1962 तक हम अलाइंड हो गए, हम सीटो सेंटो का जो है साउथ ईस्ट जो है एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सेंटो का हम हिस्सा बन गए, मतलब अमेरिका वाले ब्लॉक में जो है हम शामिल हो गए। अलाइंड ईयर्स थे 1953 से लेकर 1962 तक। 1963 से 1969 तक हम बायलैटरलिज्म पे हमने हमें उसको अहमियत दी, दो तरफा ताल्लुकात को हमने अहमियत दी। 1969 से लेकर 1971 जो था नेशनल ट्रोमा के अंदर हम थे, कि हमसे बांग्लादेश अलहदा हो गया, तो बांग्लादेश की अलहदगी की जो है वो हम क्राइसिस को जो है वो क्या करने कि उसको ठीक करने के लिए हम ट्रोमा में रहे। मतलब ये कि हम ना उस वक्त एक सदमे में थे, उस वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी उस वक्त कोई ज़्यादा डिफाइन नहीं थी। 1971 से लेकर 1977 तक एक्टिव बायलैटरलिज्म फिर एक्टिव रहता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर होता है, उसमें जो है हम बहुत एक्टिवली जो है वो पार्टी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। उस वक्त जो है मुख्तलिफ एक इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की जाती है कि 1970 से लेकर 1979 तक जो था हमारी जो कॉन्टीन्यूटी है वो चेंज हो जाती है। मतलब उसमें जो है ज़िया जो है मार्शल लॉ लगा देता है। 1979 से 1988 तक जो है अफ़गान वार जो है उसमें हम चले जाते हैं, जिसमें हम सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो है अमेरिका के साथ मिलके और अफ़गान तालिबान के साथ मिलके उनको शिकस्त देते हैं, और 1988 में वो यहाँ से निकल जाते हैं। फिर दूसरा फेज़ स्टार्ट होता है, उसमें ये होता है कि पोस्ट कोल्ड वार उसको हम इराक़ कहते हैं। उसमें जो न्यू ग्राउंड रियलिटीज़ जो है जनरेट हो रही होती हैं, TTP की जो है अफ़गान तालिबान की जो है हुकूमत आ जाती है, वो USSR जो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और मुख्तलिफ जो है स्टेट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा जो वर्ल्ड है बाईपोलर से यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ चला जाता है। तो इसमें हम इन ग्राउंड रियलिटीज़ और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी को तश्कील देते हैं। फ़ेज़ 3 की अगर बात करें उसमें ये होता है कि 9/11 हो जाता है। 9/11 में वार ऑन टेरर स्टार्ट करता है USA, तो उसके हिसाब से हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को मोल्ड करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ़ेज़ 4 की, तो उसमें जो है हम बात कर सकते हैं कि उसमें हम डाइवर्सिफाई करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को, हम जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और अभी भी वो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को चैलेंजेस क्या हैं, हमारे मुल्क की जो गवर्नेंस है वो पुअर गवर्नेंस है हमारे मुल्क के अंदर, इकोनॉमिक क्राइसिस का हमें सामना है। अगर वो पोलिटिकली अनस्टेबल होंगे, गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, तो हमारी अल्टीमेटली जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हमें एनर्जी क्राइसिस का सामना है, सिविल मिलिट्री जो रिलेशंस है उनका इम्बैलेंस हमें नज़र आता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमारा जो है ट्रेडिशनल और ब्रिटिश जो है कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से जो है हमारे इंस्टीट्यूशन उस तरह जो है वर्केबल नहीं है, जो या इनके कवानीन उस तरह से जो है मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के मुताबिक नहीं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आएँ, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लेके आएँ,
मज़ीद ये है कि हम रिबूट कैसे करें अफ़गानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस, कि जब यूएस से अब निकल गया अफ़गानिस्तान से, तो अब न्यू ग्राउंड रियलिटीज़ जनरेट करें, उसके मुताबिक हमें अपनी क्या फॉरेन पॉलिसी को बनाना चाहिए। और हमें टीटीपी का भी सामना है, वो उसकी वजह से हमें जो है दहशतगर्दी का सामना है, हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, तो हमें फॉरेन पॉलिसी इस तरह बनानी चाहिए कि हम इन मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको भी कंटेन कर सकें विद द हेल्प ऑफ अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे जो इंडिया के साथ हम पीस कैसे मेंटेन करें, ये भी हमारे लिए चैलेंज है। जैसे कश्मीर इशू राइज होता है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो है आइडियोलॉजी की वजह से जो है मुख्तलिफ तरह के मसाइल क्रिएट हो रहे हैं रिसेंट डेज़ में, तो उसको हम कैसे काउंटर करें और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी को बहुत प्रेगमेटिक और अच्छी कैसे बनाएं, ये हमारे लिए चैलेंज है। इसके अलावा हम जियो स्ट्रेटेजिक से यू इकनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो किस तरह हम शिफ्ट हों यू इकनॉमी की तरफ। इसके अलावा नेबर के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हों, ग्रेट वर्ल्ड पावर्स के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हों। इसके अलावा मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हमने ताल्लुकात कैसे मेंटेन करें, मतलब ये कि ब्लॉक पॉलिटिक्स हो रही है पूरी दुनिया में, तो चाइना के साथ भी हमने अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, अमेरिका के साथ भी हमने अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, इसके साथ रशिया के साथ भी, और मुख्तलिफ तरह के जो एरियाज उनको एक्सप्लोर करना है ताकि नेशनल इंटरेस्ट जो है हमारे वो जो है वो प्रिजर्व हो सके, नेशनल इंटरेस्ट जो है हमारे वो अटेन हो सके। तो ये जो चैलेंजेस इनका सामना है, ये फेजेस हमने देखे, ये कॉन्स्टेंट देखे, इसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो कॉन्स्टेंट्स रहे हैं उनमें से नंबर 1 है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रो वेस्ट रही है। नंबर 2 सिक्योरिटी रिडन है हमारी फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी के फॉर्मेशन में जो है सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखा गया, हमेशा इंडिया सेंट्रिक रही है, फॉरेन जो है लोन के ऊपर डिपेंडेंट रही है, प्रोन टू मुस्लिम वर्ल्ड रही है। हमने हिस्टोरिकल एनालिसिस में फेज़ 1 में देखा कि 1947 से 1952 तक नॉन अलाइंड ईयर्स थे, 53 से 62 तक अलाइंड ईयर्स थे, सीटो सेंटर का हम हिस्सा थे, 63 से 69 तक बायलैटरलिज्म थी, 69 से 71 तक नेशनल ट्रोमा में थे। इसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी डिफाइंड नहीं थी अच्छे से। 71 से 77 तक जो है हमें एक्टिव बायलैटरलिज्म नज़र आती है। 77 से 79 तक जो है जो चेंज इन कॉन्टिन्यूटी आती है, मार्शल लॉ वगैरह लगता है। 79 से लेकर 88 तक अफगान वार, 1988 तक अफगान वार लड़ते हैं। चैलेंजेस के फेज़ 2 की बात की, पोस्ट कोल्ड वार में न्यू ग्राउंड रियलिटीज़ जनरेट करती है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है, उसके मुताबिक हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। इसके अलावा फेज़ 3 में हमने देखा पोस्ट 9/11 के बाद हम वार ऑन टेरर लड़ते हैं उसके साथ मिलकर और अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसके हिसाब से मोल्ड करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि फेज़ 4 के अंदर हम 2008 से लेके अब तक जो हमारे फेज़ 4 चल रहा है, जिसके अंदर हम जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या है फॉरेन पॉलिसी को, गवर्नेंस इशू है, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से, सिविल मिलिट्री रिलेशन की इम्बैलेंस की वजह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी उस तरह से जो है वो स्ट्रॉन्ग, प्रेगमेटिक और जो है अच्छी नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। इसके अलावा पीस विद इंडिया का एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह इंडिया के साथ पीस मेंटेन करें, रिलेशंस कैसे रिबूट करें अफगानिस्तान के साथ, किस तरह जो है हम कश्मीर इशू और जो दूसरे मामलात को उनको डील करें, इंटरनेशनल जो फोरम को इस्तेमाल करते हैं उनको जो है हम रिजॉल्व करें, या पैलेस्टाइन इशू को किस तरह रिजॉल्व किया जाए। इस जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक की तरफ जो हम जा रहे हैं उसको जो कैसे हम जियो इकोनॉमिक की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इकोनॉमिक जो है प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करें, मुख्तलिफ ममालिक के साथ इकोनॉमिक जो है पैक्ट्स करें इंस्टेड के स्ट्रेटेजिक जो हमारा हमेशा से फोकस रहा है। इसके अलावा नेबर्स के साथ, ग्रेट पावर के साथ, मुस्लिम वर्ल्ड और जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात को कैसे जो है वो मेनटेन करें और बैलेंस ऑफ पावर की जो गेम है उसमें भी जो है हम बहुत एक्टिव अपना रोल प्ले करें और जो है ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने के बजाय हमारे तमाम मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात कैसे क्या हो। दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।